हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़े थे और आज कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर गॉस की प्रमेय तो आपने पढ़ा दी, कूलाम का नियम एक बार आप बोल्ड पे समझा दें। तो आज हम लोग बात करेंगे कूलाम के नियम की, बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की, बात करेंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। तो ये वैसे तो मैंने पहले आपको पढ़ाया है, लेकिन बोर्ड पे आज मैं आपको समझाता हूं जिससे कि आपको दोबारा कभी भी दिक्कत ना हो। कूलाम के नियम में तो स्पेशली कहीं भी दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, कूलाम के नियम की बात करते हैं। तो कूलाम का नियम कहता क्या है? कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेश हैं, एक को हमने मान लिया Q1 और एक को हमने मान लिया Q2 मान लिया। हमने मान लिए दो बिंदु आवेश हैं, एक है Q1 और एक है Q2। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो दूरी है, इसको हमने मान लेना है स्मॉल r। इनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r मान लिया हमने। दो बिंदु आवेश हैं जो निर्वात अथवा वायु में कहीं पर भी रखे होंगे, एक है Q1 और एक है Q2। अब इनके ऊपर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अब आकर्षण बल कब लगता है और प्रतिकर्षण बल कब लगता है, ये आपको पता है कि जब समान आवेश होते हैं, दोनों समान आवेश होंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से ये दूर भागेंगे। क्या होगा? एक दूसरे से दूर भागेंगे। इनके बीच में रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। आपको करंट लगा होगा, कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी वायर को छुआ और झटका लगा, पीछे हो गए। तो इन केस में हुआ क्या कि आपके जो चार्जेस थे और जो वायर के चार्ज थे, क्या थे? सेम चार्ज थे। इस कंडीशन में क्या हुआ? आपको जो करंट लगा, आप क्या वो पीछे की ओर हो गए। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट होने की कंडीशन क्या होती है कि एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो होगा अट्रैक्टिव फोर्स, उसको बोलेंगे आकर्षण बल। तो जब समान आवेश होते हैं, सेम टाइप के आवेश होते हैं, तो वहां पर लगता है प्रतिकर्षण बल, रिपल्सिव फोर्स। और जब विपरीत आवेश होते हैं तो वहां पर क्या लगता है? आकर्षण बल। तो यहां पर हमारे पास दो आवेश है। अब ये धन भी हो सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पे दोनों को पॉजिटिव मान लिया। तो अब इनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अब देखिए दोनों प्लस हैं तो क्या होगा? ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो यहां पर हमें ये पता चला कि हमारे पास दो आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं, एक है +Q1 और एक है +Q2। इनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। और इनके ऊपर लगने वाला बल F मान लेते हैं। क्या है? F बल लग रहा है। और F क्या है? वैद्युत बल है। कौन सा बल है? वैद्युत बल। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें यहां पर, तो ये F क्या है? वैद्युत बल। तो कूलाम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार कहता है कि इनके बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी कितनी है? r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर दूरी कितनी है? r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो कूलाम साहब ने दो बातें बताई। पहला कहा कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी कितनी है? r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर दोनों को कंबाइन कर लें हम लोग तो क्या हो जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। F इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जब ये निशान हटता है, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा? कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट हमने क्या मान लिया? यहां पे मान लेते हैं कि कांस्टेंट स्मॉल k कोई कांस्टेंट है और ये Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर।
यही कूलाम्स लॉ है हमारे पास। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को कंबाइंड किया, कंबाइंड करने पे हमने इस तरह से लिख दिया, और ये जब निशान हटा तो क्या आ गया, के आ गया। और के की वैल्यू आपको याद रखनी है, के की वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹ निर्वात और वायु के लिए, वैक्यूम के लिए क्या होती है वैल्यू 9.0 इंटू 10⁹। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कूलाम का नियम होता है। अब कुछ जगहों पर आपको ये भी पता होगा कि के के लिए हम लोग लिखते हैं, के को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। के की जगह कितना लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी की वैल्यू कितनी है 9.0 इंटू 10⁹। ये कई सारे क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पर यूज होगी। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो कूलाम्स लॉ क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम्स लॉ का एक फॉर्म बन गया। फिर से एक बार समझते हैं कूलाम का नियम क्या कहता है। कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को हमने कंबाइंड कर दिया। यहां पर जब ये साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट की वैल्यू होती 9.0 इंटू 10⁹ होती है, और मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। अब कुछ जगहों पर के के लिए हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, और इसको सॉल्व करके या जो भी वैल्यू आती ये हमारे पास निकलती 9.0 इंटू 10⁹ निकलती है। तो इस तरह से कूलाम को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैद्युत बल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। F इज प्रोपोर्शनल, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो इसकी यूनिट भी कितनी हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। तो इस तरह से हमने कूलाम के नियम को पढ़ा। अब कूलाम के नियम के बाद हम लोग बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसको समझते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दिया करिए, कमेंट जरूर करा करिए, और शेयर कर दिया करिए, जितना भी हो सके उतना शेयर जरूर कर दिया करिए। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको समझेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये समझेंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, जैसे कि कोई चार्ज है हमारे पास, मान लेते हैं ये कोई चार्ज है, ठीक। तो ये चार्ज के चारों ओर क्या होगा, कुछ इमेजिनरी फील्ड होगी। यहां पर इसके चारों ओर क्या होगी, एक फील्ड हो जाएगी, और इस फील्ड में कोई एक्सटर्नल, कोई बाहर से कोई चार्ज चला जाए, मान लो कि प्लस चार्ज इस फील्ड के अंदर जाता है। इस फील्ड के अंदर जाएगा तो क्या होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, या तो इसे अट्रैक्ट करेगा या ये क्या करेगा, रिपल करेगा। तो देखिए चार्जेस सेम है तो क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो कहता क्या है नियम, या कहता क्या है वैद्युत क्षेत्र, कहता है कि कोई आवेश, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब करंट लगता है, करंट लगने के लिए क्या होता है भाई, हमारी बॉडी में कुछ चार्जेस होते हैं, और जब
कोई दूसरे चार्ज के पास हमारी बॉडी जाती है या उसके फील्ड में जाती है तो या तो हमें अट्रैक्टिव फोर्स लगता है या रिपल्सिव लगता है। या तो हमें वो अट्रैक्ट कर लेगा या करेगा क्या, दूर फेंक देगा। तो वो उसी तरह से यहां पर भी कहता है, वैद्युत क्षेत्र कहता है कि कोई आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का क्षेत्र। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कोई भी चार्ज के चारों ओर जो एरिया होगा उसमें अगर कोई दूसरा आवेश, कोई अन्य चार्ज इसके अंदर प्रवेश करेगा तो क्या होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और जो अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, इस वाले चार्ज की वजह से लग रहा है। ये नहीं चाहता है कि इसके फील्ड में कोई आए। अगर आया कोई तो क्या होगा, या तो इसे अट्रैक्ट करेगा या इसे दूर फेंक देगा। ठीक है, तो अगर हमसे बात कोई करता है, आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो आप बोलोगे कि कोई आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे कहते हैं, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इसको समझते हैं। जैसे अभी अभी हमने बताया कोई आवेश है, कोई आवेश है, मान लेते हैं ये कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं, ये क्या है, कोई आवेश है। और इस आवेश के पास कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट, ठीक है, ये आवेश है तो आवेश के चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र बना होगा। इसके चारों ओर क्या बना होगा, वैद्युत क्षेत्र बना होगा। आवेश इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा। और ये कोई परीक्षण आवेश, कोई टेस्टेड चार्ज है, ठीक है, जो इस फील्ड के अंदर आता है। कोई क्या करता है, इस फील्ड के अंदर आता है, ये टेस्टेड चार्ज है जो इस फील्ड के अंदर आएगा। तो जब इस फील्ड के अंदर आएगा तो क्या होगा, तब ये होगा कि इस पर एक फोर्स लगेगा। इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स। तो वो फोर्स और टेस्टेड चार्ज का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, इसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझते हैं फिर से कि कोई आवेश है, कोई चार्ज है, उस पे कोई अन्य आवेश उस क्षेत्र के भीतर आएगा, उस आवेश के क्षेत्र के भीतर आता है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा। किसके ऊपर लगेगा, इस टेस्टेड चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो ये टेस्टेड चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये, और टेस्टेड चार्ज का रेशियो, परीक्षण आवेश का अनुपात, इन दोनों को ही बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। तो अब आपको यहां पर ये समझ में आया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश पर, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इसको आप लिख भी सकते हैं कि किसी परीक्षण आवेश या किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अब इसके लिए एक व्यंजक भी हमें निकालना है, इसके लिए एक सूत्र निकालना है। तो सूत्र का निगमन कैसे होता है वो भी इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में देख लेते हैं। थोड़ा सा टॉपिक लंबा जा रहा है लेकिन आप लोग देखिएगा, आपको मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। आप चीजों को 1 से 2 बार देखेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली समझ में जरूर आएगा।
कोशिश करते रहेंगे और भी अपनी तरफ से हम भी कोशिश करते रहते हैं कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीजों को प्रोवाइड करें। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि कोई हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू, ठीक, और इससे आर डिस्टेंस पर कोई टेस्टेड चार्ज है क्यू नॉट। क्या है? टेस्टेड चार्ज है क्यू नॉट, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर। तो एक हमारे पास क्या है? चार्ज है प्लस क्यू, और इससे आर डिस्टेंस पर कोई दूसरा चार्ज है। ये कौन सा है? ये हमारा परीक्षण आवेश है, मतलब टेस्टेड चार्ज है। तो अब इस आवेश के कारण इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। तो मान लेते हैं फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो आप कूलाम का नियम लगाते, तो कूलाम का नियम क्या था? कूलाम का नियम था F इज इक्वल टू 1/4πε0, और कैपिटल की यहां पर लगाते तो कैपिटल की क्या होता है? निर्वात के लिए हम लोग लगाते। किसके लिए लगाते हैं? निर्वात और वायु के लिए, जिसकी वैल्यू क्या रहती है? के की वैल्यू 1 ही रखते हैं। अब देखो क्या है? F इज इक्वल टू 1/4πε0 के कूलाम का नियम लगा रहे। क्या था? Q1 था, तो Q1 की जगह यहाँ पे कितना है? Q, और Q2 की जगह कितना दिया है? Q0, और दूरी कितनी है? r²। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 अपॉन r², कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। अब देखो इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1, और यहां पर अभी अभी हमने आपको बताया था क्या? E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q0, ये बताया था। अगर इस F की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/4πε0 के Q0 अपॉन r², और नीचे कितना हो जाएगा? Q0। तो ये Q0 और Q0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जब Q0 और Q0 कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारे पास? बचा E इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन r²। तो ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। और जहां K की वैल्यू कितनी रखते हैं हम लोग? 1 रखते हैं। K के लिए क्या रखेंगे? 1। K की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्या कहा? फिर समझिए, एक प्लस क्यू आवेश है जिससे r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश रखा है। परीक्षण आवेश पर प्लस क्यू आवेश की वजह से फोर्स लग रहा है। हमें पता है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, 1/4πε0 के Q0 अपॉन r²। यहाँ के निर्वात के लिए और वायु के लिए हम लोग रखते हैं, अगर हमारा ये आवेश निर्वात अथवा वायु में है। E इज इक्वल टू, अभी अभी हमने बताया था, F अपॉन Q0 होता है। F की वैल्यू निकाली थी, और Q0, दोनों Q0 कैंसिल हो गए। बचा क्या? E इज इक्वल टू 4πε0 के Q अपॉन r², ठीक है। यहां पर एक चीज अभी आप लोग सोच रहे होंगे, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो, इसे कुछ लोग एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, किसी लोग एप्सिलॉन जीरो कहते हैं। ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। और इसकी यूनिट जो, इसकी जो डायमेंशन होती है, जो विमा होती है, विमा होती है m-1 m-1 L-3 T4A2। कितनी होती है? m-1 L-3 T4A2। ये इसकी क्या होती है? विमा होती है। तो
तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम के नियम के साथ साथ हमने क्या पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, फिर पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक या सूत्र कैसे प्राप्त किया जाएगा उसका निगमन किया। तो आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपकी शुरुआत है फिजिक्स की शुरुआत में यही है। वैसे ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, इस चीज टॉपिक को पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन बोर्ड पे आज आपको हमने फिर से समझा दिया है। आप लोग वीडियो देखिएगा, वीडियो देख के आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर किया करिए और शेयर करिए। नए हो तो जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब करिए, और हमारी कोशिश पूरी रहती है कि आपके लिए बेटर से बेटर चीज लेकर आए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आए और अच्छे से समझाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। आपका बहुत जो है दिन अच्छा रहे। थैंक यू सो मच।